चलिए, तो हम लोग यहाँ से यही डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आज का जो हेडिंग है वो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है। तो टुडेज एक्सपेरिमेंट इज अबाउट स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन द लास्ट क्लास, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। दोबारा एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। अब सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा बात समझेंगे, और ये वो बातों को रिलेट करेगा जो हमने अभी लाइव इंटरेक्शन में एक दूसरे से समझा था। जैसे एक छोटा सा चीज है, दिस इज अ मेटल प्लेट, आप इस बात को बहुत तेजी में समझ जाएंगे। ये मेटल के पास क्या है, मेटल है, अल्कली मेटल है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्षमता है कि ये बाहर निकलकर घूम सकते हैं, घूमना चाहते भी हैं लेकिन नहीं घूम सकते हैं क्योंकि वो मेटल के सरफेस से बाउंडेड है, मेटल के सरफेस से बंधे हुए हैं। अब अगर इस पर हम लोग लाइट जो है इंसिडेंट करें, अगर हम इस मेटल सरफेस पे लाइट को गिरने दें, लाइट को आने दें, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया था साहब, इलेक्ट्रॉन एमिशन का एक कंडीशन कि यदि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा इस मेटल के। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझा रखा है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू पुल आउट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हर मेटल का अपना एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट का फ्रीक्वेंसी है या उसके कम से कम इक्वल भी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो आप एक एनिमेशन के थ्रू देख पा रहे हैं, विजुअल के थ्रू देख पा रहे हैं कि ये हमारा मेटल था, इस मेटल पे सनलाइट आके गिरना शुरू हुआ। अब फोटोन जो है, इन सनलाइट में फोटोन होते हैं, हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। तो इन सनलाइट्स में फोटोन है, और फोटोन के पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, इट शुड बी नोटेड, इस पॉइंट को समझा जाए, नोट किया जाए कि फोटोन किसी भी मेटल को पेनिट्रेट कहां तक कर सकता है, 10 to the power -5 मीटर्स तक। फोटोन कैन पेनिट्रेट अप टू 10 to the power -5 मीटर्स एरिया ऑफ द गिवन मेटल। तो किसी भी मेटल के मैक्सिमम 10 to the power -5 मीटर्स तक को ये फोटोन प्रभावित कर सकता है, उसको एनर्जी दे सकता है। तो होगा क्या, ये हो गया 10 to the power 5, यानी कि मेटल और भी बड़ा होगा, उसका डेप्थ और भी होगा, पर इस मेटल को के 10 to the power -5 मीटर्स के डेप्थ तक ही ये सन से आने वाली किरणें, फोटॉन्स ऊर्जा देकर प्रभावित कर सकती हैं। तो क्या होगा, जब सन की ये लाइट्स इस इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे टकराएंगी, तो इस मेटल के टॉप सरफेस पर, टॉप 10 to the power -5 सरफेस पर ही जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और इजेक्ट कर पाएंगे। यानी कि हम लोग एक छोटा सा एक्सटेंशन बनाएं, मान लेते हैं ये मेटल और डीप है, इसके नीचे और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बेनिफिशियरीज। सन से आने वाली इन किरणों का इन इलेक्ट्रॉन को कोई लाभ नहीं हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि सनलाइट सिर्फ 10 to the power -5 के डेप्थ तक के ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर चार्ज अप कर सकती हैं ताकि वो मेटल सरफेस से अपने आप को बाहर निकाल सके। तो द एनर्जी रिमेनिंग एनर्जी लेफ्ट आफ्टर एजेक्शन इज काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसमें यही चीज समझा रहा है। अब ये मान लीजिए सनलाइट ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, बाहर आने के बाद जो उसका वर्क फंक्शन था वो माइनस हो गया, और जो बचा हुआ एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि सनलाइट से एनर्जी मिली, और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये लोग एक्साइटेड हो गए, एक्साइट होने के बाद ये लोग बाहर निकलेंगे, और जो नीचे के इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इन द बॉटम लेयर फर्स्ट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड यूजेस दैट एनर्जी टू कम अप एंड रिजेक्ट देमसेल्व्स आउट, एंड आफ्टर इट दिस द रिमेनिंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि नीचे के इलेक्ट्रॉन, यही चीज यहाँ समझाया जा रहा है जो 2 मिनट पहले आपको हमने सेशन में समझाया था, कि नीचे के जो इलेक्ट्रॉन है वो सन की लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले नीचे से ऊपर आते हैं, फिर ऊपर आने के बाद मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, और जो शेष ऊर्जा बचती है उसको काइनेटिक एनर्जी के में कन्वर्ट करके दूर की ओर ट्रेवल करने में, मोशन जनरेट करने में यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद आपने देखा पहले नीचे से, अब दोबारा इस विजुअल को देखें, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर आ चुका है, ये फटाक से बाहर आ गया, पर ये नीचे वाला पहले नीचे से ऊपर आया और फिर ऊपर से बाहर आया। और
फॉर्मूला है, फटाफट सारे लोग नोट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या है, वर्क फंक्शन। यानी कि इस रेज में जितनी भी एच न्यू क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, सबको याद है, ई इज इक्वल टू एच न्यू हमारा फॉर्मूला था जो हमने बहुत पहले ही प्लैंक्स के रूल से, मैक्स प्लैंक्स के रूल से निकाल लिया था। तो एनर्जी प्रेजेंट इन द फोटॉन्स, एनर्जी प्रेजेंट इन द फोटॉन्स जो है, एनर्जी प्रेजेंट इन द फोटॉन्स में से क्या माइनस कर लिया, वर्क फंक्शन माइनस कर लिया। क्यों? क्योंकि वो तो उतनी एनर्जी है जितना इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने में लगा, और जो शेष बच जाएगा, जो इस एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करके जो शेष एनर्जी बच जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कभी कोई आपसे पूछेगी भैया कैसे निकालोगे काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है एमिशन के बाद, तो भाई इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एमिशन इज द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन फोटॉन माइनस द वर्क फंक्शन। फोटॉन के पास जितनी एनर्जी थी उसमें से इस मेटल का वर्क फंक्शन माइनस कर दो, जो शेष बचा है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास बच गया है, जिसको ये लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करेंगे। So the kinetic energy of the electron can be from 0 to max। अब kinetic energy 0 भी हो सकता है, आपको ये भी हमने कंडीशन 2 मिनट पहले समझाया था कि क्या जरूरी है कि kinetic energy हो, 0 भी तो हो सकता है। 0 कब होगा, जब E is just equal to work function। अगर फोटोन के द्वारा जो दिया हुआ एनर्जी है वो h न्यू जो है वो जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन होता है, बताओ तब क्या होगा। जब जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन होगा भैया, तो इस फोटोन ने इतनी ही एनर्जी दी ही कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल पाएगा, तो बाहर निकल लेगा, उसके पास तो कोई एनर्जी बचेगी ही नहीं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। तो यदि आपका फोटोन के पास जो एनर्जी है वो सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर है, तो फिर आपका काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहना है। लेकिन अब वर्क फंक्शन से जितना ज्यादा आपका एनर्जी होगा फोटोन का, काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ता चला जाएगा, उसका मैक्सिमम लिमिट तक चला जाएगा। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर समझ लेनी है। अब हम लोग यहाँ से आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अब वापिस जब हम लोग ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं ये सारी, तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट इज आवर सेटअप। अब आपको इस फिगर के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये आपका सेटअप है। आप इसको पिछले 2 एक्सपेरिमेंट से यूज करते आ रहे हैं, और फटाफट रिकॉल करें। ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारा क्वार्ट्ज विंडो है जो कि सिर्फ यूवी रेज को अंदर रहने देता है। ये एमीटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है, एमीटर को माइनस से जोड़ा, कलेक्टर को प्लस से जोड़ा। ये हमारा कम्यूटेटर है जो साइड को स्विच करने में यूज करता है। ये हमारा माइक्रोमीटर है जो छोटे से छोटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पिकअप कर लेता है। ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज चेक करता है। ये रियोस्टैट है जो रेजिस्टेंस घटाने बढ़ाने का काम आता है। और ये करंट का सोर्स है जो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। और आपने हेडिंग नोट किया क्या? अगर नहीं किया तो आपने ध्यान से नोट कीजिए। हम लोग का आप ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव है, फिर पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इंटेंसिटी का क्या प्रभाव है। लेकिन इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या प्रभाव है। यानी कि इस बार अभी तक रियोस्टैट, बैटरी, वोल्टेज का कोई खेल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग पिछली बार खाली रेडिएशन में परिवर्तन कर रहे थे। इस बार रेडिएशन तो कांस्टेंट रहेगा, इस बार हम लोग वेरिएशन किस में करने वाले हैं? हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशंस करेंगे। तो फिगर हमारा स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट। ये एक लाइट सोर्स है जहां से हम लोग को यूवी रेज मिल रहा है। यूवी रेज मिलने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है कि होगा क्या। बहुत सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी ट्रेवल्स टुवर्ड्स कलेक्टर। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये यूवी रेज आकर के इस मेटल से टकराए, ये अल्कली मेटल है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इस टक्कर के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसके पास वर्क फंक्शन से, चूंकि यूवी रेज के द्वारा दिया गया एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। यूवी रेज के द्वारा दिया गया एनर्जी किसके ज्यादा है? वर्क फंक्शन से ज्यादा। यानी कि इस केस में एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकलेगा उसमें थोड़ा बहुत तो काइनेटिक एनर्जी होता ही होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो
मदद करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को एमीटर से कलेक्टर तक पहुंचने में, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर तक पहुंचते हैं करंट फॉर्म कर जाता है, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आईपी कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि इसको अगर हम लोग बढ़ाते जाएं, पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, तो हम लोग देखते हैं कि करंट बढ़ता चला जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, यानी कि जो करंट ऑब्टेन हुआ है वो इंक्रीज करेगा जब हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। अब आगे देखिए कैसे। तो आप यहां पर तो पहला फिगर समझिए जो हमने आपको समझाया। यहां से यूवी रेस पड़ा, उसका एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन था, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि ग्रेटर देन वर्क फंक्शन थे तो उनके पास कुछ एनर्जी बच गई थी जो इन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया। इस काइनेटिक एनर्जी से ये लोग आकर के एमीटर से निकल के कलेक्टर से टकराए और करंट को फॉर्म किया। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, हम लोग अब यहां से पोटेंशियल बदलना शुरू करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करेंगे। जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो पोटेंशियल जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसके लिए रियोस्टैट का इस्तेमाल करेंगे और वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को देखते चले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि एट सम पॉइंट फॉर द सर्टेन पोटेंशियल ऑफ द प्लेट सी ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड, यानी कि ये लाइन यहाँ पर यही समझा रहा है। ये लाइन को जरा ध्यान से समझेंगे, ये लाइन को इसीलिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि अब जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी बात कर रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है ये हम लोग धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स का बढ़ा रहे हैं। अब चूंकि धीरे धीरे हम लोग दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आने की संख्या क्या होती जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आ रहा था इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने से ये ज्यादा अच्छे से कलेक्टर इन्हें अट्रैक्ट कर पाएगा। तो जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था वो तो यहाँ आ ही रहे थे, जिनका कम भी था ना उनको ये कलेक्टर हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से खींच रहा था। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे करंट बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट आते आते ऐसा पॉइंट आ गया कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन खींच करके यहाँ से यहाँ चला आया, यानी कि करंट मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग एक बिंदु के बाद हम लोग कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं करंट नहीं बढ़ता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे, यानी कि आफ्टर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट इंक्रीज, तो हम लोग उसको कहेंगे कि अब ये सैचुरेशन हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जानना चाहिए। सैचुरेशन करंट किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता है, VVI है। सैचुरेशन करंट किसे कहते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। सैचुरेशन करंट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट थ्रू अ सर्किट, जहां हमने लाइट के इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है। लाइट द्वारा याद करें, लाइट के इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है, केवल वोल्टेज बढ़ा बढ़ाकर हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे। पर एक समय ऐसा आया कि हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाते हैं अब करंट नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपने सारे इलेक्ट्रॉन, जब वोल्टेज कम था तो कुछ इलेक्ट्रॉन खींचा के आ रहा था, कुछ खींच के नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब आपने ऐसा स्थिति कर दिया कि जितना इलेक्ट्रॉन था सबको तो आपने खींच लिया, अब आप करंट और इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाओगे तो करंट बढ़ नहीं पाएगा। यानी कि सैचुरेशन करंट उस पोटेंशियल को कहते हैं जिस पर मैक्सिमम करंट सर्किट से फ्लो कर जाता है, जबकि लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी गई है। यानी कि व्हेन द लाइट्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, तो हाईएस्ट पोटेंशियल जिस पर करंट मैक्सिमाइज कर जाता है, उसके बाद करंट कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लीजिए करंट नहीं बढ़ता है, उसे कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये शॉर्ट नोट्स में आता है। तो ये सैचुरेशन करंट तक का बिंदु था। अब आज आपको हम यहीं पे ब्रेक दे देंगे, कल फिर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे। इसमें एक और पॉइंट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि आज नहीं कल डिस्कस किया जाएगा। तो आज के इस क्लास में यहाँ तक ध्यान रखेंगे। आप लोग चाहे तो इस पर बुक में स्टडी करिएगा। 2 टॉपिक हम तो आज स्टॉपिंग सैचुरेशन करंट तक समझा दिए हैं। कल आप लोग इस क्लास में चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो वो बड़ा ज्यादा हो जाएगा और इसके लिमिट समय उतना है नहीं, तो आज हम यहीं पे ब्रेक दे रहे हैं। कल आप लोग थोड़ा पढ़ के भी आएंगे, आप लोग पढ़ के आएंगे। हम सैचुरेशन करंट बता दिए। सैचुरेशन करंट का ठीक उल्टा क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैक्सिमम करंट जो एक सर्किट से पास करेगा वो उसका सैचुरेशन करंट होगा, और जब वह बिंदु जब उसका करंट 0 हो जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे
स्टॉपिंग पोटेंशियल। हालांकि ट्राई कर सकते हैं, 4 मिनट है, लाओ ट्राई करके देखते हैं, अटक जाएगा तो अटक जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए पॉइंट पर आते हैं फिर से। लेट्स गिव इट अ ट्रायल, नो इश्यूज। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि वी विल चेंज। अब देखो जरा मजेदार बात, पीछे के स्क्रीन पर जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। इस फिगर में आप लोग इतना समझ गए थे, ये पॉइंट सबको क्लियर था कि जो जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम रखा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, लो पोटेंशियल था, कम अट्रैक्शन था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आता था, कुछ नहीं आता था, तो करंट क्या था, करंट कम था। हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते गए, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन खिंचाता गया, करंट बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन जब हम लोग मैक्सिमम कर दिए, इतना पोटेंशियल कर दिए, इतना दबाव दिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच कर चला है, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो गया। यानी कि हमने जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लिया, अब क्या करोगे यार, जितना इलेक्ट्रॉन था सब तो खींच लिए, एक सीमा होती है ना इलेक्ट्रॉन को खिंचाने की। जब सारे इलेक्ट्रॉन खींचे चले आ रहे हैं, फिर कहां से तुम उसको करंट बढ़ाओगे। तो जहां से ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो गया, इसे हमने कहा ये सैचुरेशन करंट है। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हम लोग फिगर चेंज करके सीधा इस पर आप लोग यहाँ नोट करो, इस फिगर में बड़ा जबरदस्त चेंज आया है। कुछ देर पहले तक ये माइनस था, ये प्लस था, अब खेल शुरू हुआ कम्यूटेटर का। इस चीज को देख रहे हो, ये फिगर ऐसा हो गया, और 2 मिनट पहले ये फिगर ऐसा था। नोट किया सभी लोगों ने, हमने साइड ही फ्लिप कर दिया है, इसीलिए तो कम्यूटेटर लगाया था। अब उस दिन का बात आज समझ में आ रहा है कि ये डिवाइस क्यों लगाया था। ये स्विचर है, ये साइड स्विच करता है। अब हमने इस गेम में एक नया खेल खेला, हमने इस स्विचर की मदद से जो अब तक माइनस था उसको प्लस बना दिया, जो अब तक प्लस था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हमने यहां से अपना काम आगे बढ़ाया। अब हम लोग यहां से क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहां से ये देख पा रहे हैं कि अब करंट देंगे तो क्या होगा। बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि अरे ये तो नेगेटिव, पहली बार पहले तो ये यहां से यहां खींच रहा था, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, आराम से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव की ओर जा रहे थे, बड़ा नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन यहाँ तो गेम बदल गया, यहाँ से निकल रहा है अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और सामने जहां जाना है वो नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, यानी कि नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ आना, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी यहाँ आएगा। किसके चक्कर में, भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी था ना, तो ये तो कूद के बाहर निकला और सीधा गोली की रफ्तार से सामने की ओर दौड़ा, सामने की ओर दौड़ा, तो ये इसका विरोध किया, विरोध भी करेगा, लेकिन वर्क डन कर लेगा, अपना एनर्जी बर्बाद करके इसमें आकर टकरा जाएगा और करंट फॉर्म कर देगा। चलो अब यहीं पे आज के लिए